Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to lecture batch of class 12th. So this is the fifth lecture of chapter evolution because evolution चल रहा है इस time. So this is the fifth lecture of chapter evolution. आज हम पढ़ने वाले न्यू डार्विनिज्म. ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. ठीक है, आपको रेगुलर बोथ 11th और 12th दोनों के कंटेंट मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प होने वाले हैं फॉर नीट एग्जाम्स एंड प्रॉपर नोट्स. ठीक है, और क्वेश्चन सेट्स भी मैं आपको दूंगी. थोड़ा टाइम लग रहा है बट आई लीव ऑल द क्वेश्चंस और जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस है या आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस पॉजिटिव एनर्जी. न्यू डार्विनिज्म, डॉब्जेंस्की जो साइंटिस्ट है उन्होंने इवोल्यूशन को क्या डिफाइन किया. दैट इवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एट द म्यूटेशन लेवल. म्यूटेशन जो जीन म्यूटेशन तो जीन म्यूटेट करता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जीन फ्लो, आइसोलेटिक मैकेनिज्म एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में. ओके, सो दिस इज नॉन एज माइक्रो. माइक्रो मतलब स्मॉलर, माइक्रो मतलब छोटा, एकदम स्मॉल लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेस आती हैं. सो दीज आर ऑल, these are nothing but the evolution that is on the basis of mutation, genetic recombination, gene flow, isolating mechanism, and genetic drift. So, first we will discuss the natural selection. Natural selection जो क्या था वो डार्विनिज्म जी का थ्योरी था. ठीक है, सो व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? दिस इज द अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स. दैट मीन्स माइक्रो मतलब क्या था, स्मॉलर, एकदम स्मॉल लेवल पे, स्मॉल जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेस होती हैं दैट इज एवोल्यूशन. ठीक है, मैक्रो क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा, ऑकरिंग एट द लेवल ऑफ फाइलम. जैसे कि आप लोगों को पता है फाइलम बड़ा होता है, किंगडम, क्लासेस, ऑर्डर्स. ये आपने ऑलरेडी मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है अबाउट दिस. स्पीसीज होता है, स्पीसीज सबसे छोटा होता है, उसके ऊपर जीनस होता है. तो ये चीज मैं डिस्कस करने नहीं जा रही हूँ, बट बस इतना जानना है आप लोगों को कि मैक्रो मतलब लार्ज. ठीक है, तो बड़े लेवल पे जो चेंजेस होती है. ठीक है, लेवल ऑफ फाइलम जो कि लार्जेस्ट होता है, किंगडम, क्लासेस, ऑर्डर. जो भी चेंजेस हुई इन केस ऑफ फाइलम, किंगडम, क्लासेस, ऑर्डर्स, उनको कहते हैं मैक्रो इवोल्यूशन. ठीक है, और माइक्रो क्या हुआ, एकदम जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे जो चेंजेस हुई, जैसे कि म्यूटेशन है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो रहा है, जीन फ्लो हो रहा है, आइसोलेटिव मैकेनिज्म हो रहा है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट. याद रहेगा आप लोगों को द डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो इवोल्यूशन एंड माइक्रो इवोल्यूशन. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल सिलेक्शन. हम थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं. When a nature operates on heritable traits to favor an organism to reproduce maximally in changing environment. इसका मतलब क्या है, जब नेचर ऑपरेट्स कर रहा है कहाँ, हेरिटेबल ट्रेट्स. हेरिटेबल ट्रेट्स वो होते हैं जो जो जीन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन होकर हमारे फोरफादर से हमें मिला है, हेरिडिटरी चेंजेस होती है ना, दैट इज हेरिटेबल ट्रेट्स टू फेवर इन ऑर्गेनिज्म. तो एक ऑर्गेनिज्म को हेरिटेबल ट्रेट्स से फेवर करेगा टू रिप्रोड्यूस, और वही हेरिटेबल ट्रेट्स एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने में मैक्सिमली हेल्प करता है इन दैट चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो दैट मीन्स जो डर्विनिज्म थ्योरी नेचर सिलेक्शन कहती है कि नेचर ऑपरेट्स किसके ऊपर हो रहा है, हेरिटेबल ट्रेट्स, वही जीन्स जो आपको इंफॉर्मेशन कैरी करी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ओके, एंड दैट हेरिटेबल ट्रेट्स विल फेवर एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को फेवर करेगा, ज्यादातर मैक्सिमल टाइम रिप्रोड्यूस करेंगे इन एनी चेंजिंग एनवायरनमेंट. क्लियर है? तो पहले हम टाइप्स देखते हैं. सपोज ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. टी टी टॉल है, जो बंदा टॉल है, जो ऑर्गेनिजम्स या जो भी प्लांट्स टॉल है. कैपिटल टी स्मॉल टी ये मीडियम में हो गया. आप जेनेटिक्स में ऑलरेडी पढ़े हैं, आई मीन क्लास 12th में का नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे. आपको अगर कोई भी डाउट्स हो इसमें देख सकते हैं, बट जेनेटिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्लास 11th. बट फॉर द इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, स्मॉल स्मॉल टी टी, दैट मीन्स दिस कैपिटल टी, this capital T is expressing here. That means ये gene for tallness is expressing, gene for tallness. That means tall के लिए जो जीन है वो एक्सप्रेस हो रही है, जो एक्सप्रेस हो रही है वही हमें दिख रही है ना. तो जो जीन्स हमारे अंदर एक्सप्रेस हो रही है दैट इज जीनोटाइप. ठीक है, द जीन्स जो प्रेजेंट है हमारे, ठीक है, दैट इज जीनोटाइप. वो जीन जो एक्सप्रेस होके बाहर दिख रही है दैट इज फिनोटाइप. फिनोटाइप मतलब
जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो मैं जैसा दिख रही हूँ आप मुझे देख सकते हैं, तो जो फिनोटाइप जो मेरा अपियरेंस है दैट इज द फिनोटाइपिक अपियरेंस। अब यहाँ पे कैपिटल टी इज द डोमिनेंट, तो हमें जो पौधा है वो टॉल दिख रहा है, या जो इंसान है वो टॉल दिख रहा है। स्मॉल टी ड्वार्फ, मतलब स्मॉल टी इज डोमिनेंट हियर। ठीक है, तो छोटा टी जो डोमिनेंट है जिससे हमें प्लांट ड्वार्फ दिख रहा है, या एनिमल के केस में भी आप अगर छोटा प्लांट है या छोटा है तो एनिमल ड्वार्फ है। ठीक है, मीडियम की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी क्या है कैपिटल टी ही डोमिनेट कर रहा है, स्मॉल टी रिसेसिव है, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल घर पे अगर दो बच्चे हैं तो उनमें जो बड़ा है उसकी बात ज्यादा चलती है, वो डोमिनेट है, जो छोटा वाला है बेचारा कुछ भी बोलता है उसको सुनी नहीं जाती है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो सिमिलर इन द केस हियर, कैपिटल टी डोमिनेंट है, चारों डोमिनेंट है, तो वही एक्सप्रेस करेगा, वही शो करेगा। तो ये एक प्लांट हमने ले लिया जिसमें कैपिटल टी टॉल है, डॉफ है, मीडियम। उसके बाद हमने 3 ग्राफ्स दिखाए जिसमें आपको दिख सकता है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ दिख रहा है आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट मीन्स मीडियम हाइट एक्सप्रेस कर रहा है। स्टेबिलाईजिंग या नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन, इसको क्या कहते हैं, स्टेबिलाइज्ड सिलेक्शन या स्टेबिलाइज या नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन। दूसरे पे आप देख सकते हो ग्राफ के डायरेक्शंस देख सकते हो, ये काफी पॉइंटेड था और ये थोड़ा सा और नीचे है। तो यहाँ पे कैपिटल टी टॉल भी है और ड्वार्फ, दोनों ही केसेस हैं यहाँ पे। तो इसको कहते हैं डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। ठीक है, डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव, बोथ टॉल एंड ड्वार्फ, बोथ यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, देन यू आर गेटिंग डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ मीडियम होता है तो स्टेबिलाइज, द सिलेक्शन इज स्टेबिलाइज या नॉर्मल सिलेक्शन यू कैन सी। अगर डिसरप्टिव सिलेक्शन की बात करें, देखो ग्राफ दिख रहा हो बिल्कुल ये डिसरप्ट, इस तरीके से डिसरप्ट है यहाँ पे मिडिल में, दैट मीन्स यहाँ पे आपको टॉल और ड्वार्फ ये दोनों ही मिलेंगे, दोनों ही अलग अलग दिशाओं में दिख रहा है आपको, यहाँ टॉल और यहाँ ड्वार्फ, इसको कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम डार्विनिज्म के, आप कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, मेलानिज्म मतलब होता है पिगमेंटेशन। मेरी जो कलर है, ये जो हमारे पास, हमारे स्पेशली द पीपल, दोज पीपल आर फ्रॉम इंडियंस, उनके पास मेलानिन पिगमेंट होती है। तो इस पिगमेंट के कारण जो पिगमेंट हमारे अंदर प्रेजेंट है ना, तो इस वजह से हम जो यूवी रेज, जो सन रेज से यूवी रेज आता है, ये जो स्किन है हमें, ये जो स्किन सॉरी जो मेलानिन पिगमेंट है, दैट पिगमेंट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एनी यूवी और एनी हार्मफुल रेज यू कैन से। आप जब कोई फॉरेनर्स को देखते हो, फॉरेन टूरिस्ट आपने देखा होगा, तो जाहिर सी बात है वो इंडिया आते हैं घूमते हैं, आपने देखा होगा उनमें हमारे में क्या डिफरेंसेस है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट है ना, उनमें मेलानिन पिगमेंट कम रहता है। तो इसी वजह से उनमें हार्मफुल केमिकल रेज बॉडी में जाते हैं और चांसेस ऑफ कैंसर आर वेरी मच मैक्सिमम इन केस ऑफ दोज पीपल। ठीक है, तो काइंड ऑफ मेलानिज्म जो है, जो पिगमेंटेशन हमारी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, दिस इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्री नहीं थे, इतने आजकल तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज हो गई हैं, इतने सारे फैक्ट्रीज हो गई हैं जितना पोल्यूशन फैला रहे हैं ना, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, ठीक है, तब क्या था, एक ये एक ट्री है, एग्जांपल मैंने लिया है, तो इस ट्री पे आप देख सकते हैं कि मोथ है ना, डार्क विंग्ड मोथ जो है अच्छे से प्रेजेंट है यहाँ पे, जिसको कहते हैं बिस्टन वेलोरिया। ठीक है, तो और जो लाइकेन है, लाइकेन क्या करते हैं, दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। लाइकेन का काम होता है पोल्यूशन इंडिकेटर के, पोल्यूशन कितना हो रहा है उसको चेक करने के लिए लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म है जिसे देखा जाता है कि पोल्यूशन उस एरिया में कितना ज़्यादा है। तो दैट मीन्स अगर इंक्रीज इन एसओडी, सल्फर डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रॉम द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से जो हार्मफुल वेस्टेज आते हैं बाहर, अगर एसओडी ज़्यादा है, दैट मीन्स दैट विल डाई, जो डार्क विंग मोथ है वो मर जाएंगे। दैट मीन्स ज्यादातर क्या होगा, व्हाइट कलर मोथ क्या होगा, ज्यादातर व्हाइट कलर मोथ ही प्रेजेंट होंगे, और डार्क कलर मोथ जो होगा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इंडस्ट्री हो गया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जब बहुत सारे पोल्यूशंस आ रहे हैं, तब एसओटी का कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो गया, लेकिन लाइकेन जो हो गया वो कम हो गया। तो दैट मीन्स ज़्यादा, देखो जब जब एक पेड़ है उसके ऊपर बहुत सारे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो पोल्यूटेंट्स है इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, निकल के बाहर कहाँ, कहीं तो वो गैदर होंगे ना, तो सपोज एक ट्री है, उस ट्री के ऊपर जो है एकदम
अपना लेयर बना लिया सल्फर डाइऑक्साइड ने, तो क्या होगा, तो जो जो डार्क विंग्ड मोथ थे वो और ज्यादा डार्क हो जाएंगे, ठीक है, ब्लैक हो जाएंगे बिल्कुल ही बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, और व्हाइट कलर जो हो जाएंगे वो कम हो जाएगा। व्हाइट कलर क्यों कम होंगे यार, पॉल्यूशन हो गया। जब पोल्यूशन हो गया तो जो ट्रीज हैं उस पे जो इफेक्ट होगा, लाइकन पे इफेक्ट होगा। जब लाइकन कम हो जाएगा तो डार्क कलर ज्यादा हो जाएंगे और व्हाइट कलर लेस हो जाएंगे। क्लियर है? तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। वो क्या होते हैं, दैट दे आर डायरेक्शनल सिलेक्शन। मॉस्किटो रेपेलेंट वो भी डायरेक्शनल सिलेक्शन होते हैं। दैट मीन्स जितने आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, आर्टिफिशियल जो हम आर्टिफिशियली सेलेक्ट कर रहे हैं, दे आर ऑल डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, जैसे हमने आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हो गया, फिर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गया, मॉस्किटो रिपेलेंट जो हम यूज करते हैं घरों में मॉस्किटो को मारने के लिए, दे आर ऑल्सो डायरेक्शनल सिलेक्शन। जितने भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम यूज कर रहे हैं, दे आर ऑल व्हाट, डायरेक्शनल सिलेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आइसोलेटिक मैकेनिज्म, जो कि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ आपको आइसोलेटिक मैकेनिज्म। तो बात करते हैं आइसोलेटिक मैकेनिज्म के बारे में। तो पहला क्या है, जियोग्राफिकल, दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ने वाले हैं। जियोग्राफिकल मतलब एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक, टू टाइप्स के हैं। दैट मीन्स न्यू स्पेसिस जो फॉर्म हो रहे हैं उनके बीच क्या है, एक जियोग्राफिकल बैरियर प्रेजेंट है। लेकिन सिंपैट्रिक में जो न्यू स्पेसेस फॉर्म हो रहे हैं उनके पास कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है। क्लियर है? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एलोपैट्रिक एंड सिंपैट्रिक। एलोपैट्रिक में जियोग्राफिकल बैरियर है इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच, और सिंपैट्रिक में कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए, तो प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री का मतलब होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, अभी तक जाइगोट नहीं बना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहेवियरल चेंजेस की। तो बिहेवियरल चेंजेस के बाद मतलब होता है when male of one species does not want to mate female, sorry, female of one species does not want to mate male of other species. That means fertilization के पहले behavioral changes, अगर एक फीमेल if she doesn't want to mate with the male, there is no pressurization. तो this is the behavioral fertilization के पहले का बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पोरल, व्हेन मैच्योरेशन ऑफ गोनाड्स एसिंक्रोनस। दैट मींस जो गोनाड्स है वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं है, ठीक है। तीसरा इकोलॉजिकल, व्हेन मेल एंड फीमेल आर एट डिफरेंट प्लेस। दैट मीन्स अगर मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग जगहों पे जॉब कर रहे हैं एंड दे आर नॉट वेरी सुटेबल टू मीट विद ईच अदर। दिस इज थर्ड पॉइंट। Moving on to the next point, gametic. When male gamete fails to fertilize female gamete, अगर मेल गैमेट पहुंचा, ठीक है, पहुंचने के बाद जो है वो फेल हो गया क्या, फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करने में। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट मेल गैमेट couldn't fertilize the female gamete. Maybe the जो मेल गैमेट है इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, स्पर्म स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन दैट केस दैट रीजन मेल गैमेट जो है फीमेल को फ्यूज नहीं करा पा रहा, फर्टिलाइज नहीं करा पा रहा है। पांचवा, मैकेनिकल आइसोलेशन, व्हेन कॉपुलेटरी ऑर्गन्स फेल्स टू इंसेमिनेट फीमेल। जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है वो फीमेल तक पहुंचने में इंसेमिनेट मतलब जो सीमेन है, ये स्पर्म आप कह सकते हैं, वो फेल हो रहा है। स्पर्म, या हो सकता है द स्पर्म इज नॉट हेल्दी, इट्स नॉट द क्वालिटी वन जो एक फीमेल के एग को चाहिए फॉर द फर्टिलाइजेशन। दैट मे बी द रीजन मैकेनिकल आइसोलेशन। तो दिस आर द 5 फैक्टर्स which depends before the pre-fertilization factor। पहला बिहेवियरल चेंजेस, कि अगर मन है तो करने का मन है तो करो वरना नहीं। टेम्परल, मैच्योरेशन, गोनाड का मैच्योरेशन अगर प्रॉपर नहीं। तीसरा इकोलॉजिकल, और दोनों पार्टनर अगर दूसरे दूसरे जगहों पे इफ दे आर एट द डिफरेंट प्लेस। नेक्स्ट गैमेटिक, अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करने में या फर्टिलाइज करने में इट्स नॉट सक्सेस, फेल हो गया है। इट डजंट मीन कि एवरी टाइम द मेल गैमेट विल सक्सेस टू fertilize the female gamete, sometimes the male may fail, sometimes the female gamete may fail, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री हो गया, अब पोस्ट, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद की प्रोसेस की बात करें, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, दैट मीन्स हाइब्रिड फेल्स टू सर्वाइव। जो एम्ब्रायो या जो एम्ब्रायो एक मदर के वोम्ब में ऑलरेडी स्टार्टिंग
मेल और फीमेल गेमेट मिल गए हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया है, उसके बाद की प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है दैट दैट एम्ब्रायो या दैट फिटस मे नॉट सर्वाइव, दिस में बी द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड इज इनफर्टाइल. इट माइट बी द केस कि हाइब्रिड क्या है, दैट इज इनफर्टाइल. जैसे कि मूल डंकी और हिन्नी हॉर्स, ये दोनों इनफर्टाइल होते हैं, है ना, खच्चर और हॉर्स, हिन्नी हॉर्स. तो इसको हम दोनों को फ्यूज करा के, हाइब्रिड करा के, एंड देन गेट द डोंकी. ठीक है. नेक्स्ट, हाइब्रिड बैकग्राउंड, जैसे कि टाइगर और लायन, इनको फ्यूज कराएं तो लाइगर बना. तो इनको अगर हाइब्रिड, इनकी अगर क्रॉस करवाएं, बेसिकली क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो क्रॉस में हमें क्या मिला, लाइगर, जो कि फर्टाइल है. तो जब F2 जनरेशन में हमें, जब उसके प्रोजेनिज मिलेंगे, F2 जनरेशन में, सेकंड फीलियल जनरेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, स्टेराइल मिलेगा. ठीक है, क्लियर है. चलिए, अब तीसरा, जेनेटिक ड्रिफ्ट और सीवल राइट इफेक्ट. तो इस जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है थोड़ी सी भी स्मॉल चेंज, थोड़ी सी भी चेंज हुई एक पॉपुलेशन में, that is known as small population, that is known as genetic drift in a very simple and easy way. तो दो इफेक्ट है, the first is founders effect, the next second is bottleneck neck effect. founders effect में आप देख सकते हैं, suppose there are so many person, this is the पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन है, तो आप देख सकते हैं कि रेड वाला जो मैंने मार्क किया, ये फाउंडर्स पॉपुलेशन है. दैट मीन्स यहाँ पे मोर है होमोजाइगोसिटी है, स्मॉल पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं, और लेस हेट्रोजाइगोसिटी. होमो मतलब सेम सेम काइंड ऑफ पर्सन है, और लेस मतलब कम. ठीक है, लेस मतलब लेस हेट्रोजाइगोसिटी, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट इज बहुत कम है, सिमिलरिटीज ज्यादा है और डिफरेंसेस कम है. बॉटल निक इफेक्ट, सपोज ये एक बॉटल ले लिया, इसमें बॉटल, ये नेक है. ठीक है, तो एक चीता पॉपुलेशन में हमने देखा, हंटिंग और पोचिंग के बाद हमने क्या पाया, जब हम चीता की हंटिंग कर रहे थे, चीता खत्म हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, चीता खत्म हो जाएगा, उसके बाद चीता का पॉपुलेशन क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा. जब रिड्यूस्ड हो जाएगा, तब हम, जब पॉपुलेशन रिड्यूस हो गया तो पॉपुलेशन छोटा हो गया, हम पॉपुलेशन को छोटा कर रहे हैं जनरली. हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, एक छोटी पॉपुलेशन को लेके हमने देखा. सिमिलर इन द केस यहाँ भी हम देख रहे हैं, स्मॉल पॉपुलेशन किया हमने, चीता को खत्म कर दिया हंटिंग से, चीता पॉपुलेशन रिड्यूस हो गया. देन व्हाट वी गॉट इज, वी गॉट देयर लो वेरिएशंस. दैट मीन्स क्या हो गया, वो सारे चीता क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एक्सटिंक्शन हो गया. क्योंकि देखो, धीरे धीरे जब हम एक तो मार दिए और एकदम पॉपुलेशन कम हो गया, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा ना. तो इस तरीके से एक्सटिंक्शन हो गया चीता का, एंड दे माइट कॉज डिजीज. चलिए, अब बात करते हैं जीन फ्लो. जीन पूल का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स इन द पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं जीन पूल. तो ये देखिए, इमिग्रेशन, अगर हम इमिग्रेशन कर रहे हैं यहाँ से कहीं और, इमिग्रेशन, ये एमिग्रेशन, जाना या आना. ठीक है, इमिग्रेट करना, एमिग्रेशन करना, तो हमें बाहर जाना, बाहर से कोई अंदर आए, इमिग्रेशन. तो उसे कहते हैं जीन पूल. और फिर एमिग्रेशन, वो लोग चले गए देश छोड़ के, एमिग्रेशन हो गए, तो दैट इज नेगेटिव इफेक्ट होगा. और यहाँ लोग आ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, हमारे देश में आ रहे, इमिग्रेट हो रहे हैं, जीन पूल. और जब बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से, पॉपुलेशन कम हो रहा है, दैट इज एमिग्रेशन. क्लियर है. हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ये आज का क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन ए लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, genotypic frequency remains constant if no external force like this is applied. That means एक randomly, एक population है जिनमें random mating हो रही है, random कोई किसी के साथ मेट कर रहा है. That means genotypic frequency, जो जीन फ्रीक्वेंसी होगी, वो कंस्टेंट होगी. एनी केसेस रैंडमली मेटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन इनकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कंस्टेंट होगी अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल मेनालिज्म हो गया, माइग्रेशन हो गया, रिकम्बिनेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, तो ये सारी चीजें, कोई भी ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये सारे एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो कभी चेंज नहीं रहेगी. चाहे कैसे कोई रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन हो गया, हमारे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी सेम हो रहने वाला है. आइदर, अगर रीजन ये भी हो सकता है कि अगर बाहर से हमको एक्सटर्नल फोर्स लगा, या कोई माइग्रेट करके बाहर से इंडिया आ रहा है, रिकम्बिनेशन हो रही है, जीन म्यूटेशन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, फिर भी हमारा जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कंस्टेंट ही रहने वाला है.
तो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं p प्लस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ये इक्वेशन हो जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू 1। अब p और q क्या है और 2pq क्या है, ठीक है। ये तो मैथ्स है नहीं, हम इक्वेशन कर रहे हैं। सो दिस इक्वेशन इज द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, उन्होंने प्रूफ करके ये इक्वेशन निकाला। तो p स्क्वायर जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो डोमिनेंट होंगे होमोजाइगस, तो कैपिटल है उसको हम पी स्क्वायर से डिनोट करेंगे। क्यू स्क्वायर होगा जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल ए। 2pq होगा जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए। दैट मीन्स p क्या है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, q क्या है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। तो इसका मतलब ये इक्वेशन से हमें पता चलता है कि पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव है, और पी क्यू क्या है, हेटेरोजाइगस दैट इज कैपिटल स्मॉल है। तो दिस आर द एलील्स और यू कैन से ट्रेट्स, है ना, एलील्स है जिसे हम रिप्रेजेंट करें होमोजाइगस डोमिनेंट को। पी क्या है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, दैट मीन्स पी डोमिनेंट है और क्यू क्या है, रेसेसिव है। हमेशा पी डोमिनेंट है और क्यू क्या है, रेसेसिव है। तो याद रखना है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। अगर हम थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक देख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कल बताया था, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेसिएशन ऑकर। मेंडल साहब ने कहा था इनहेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में दैट आर इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप। डार्विन ने इसको इग्नोर किया, इस ऑब्जर्वेशन को, और साइलेंस रहे वो। पहला डिकेड में ह्यूगो डिवराइज में उन्होंने इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर काम किया और आइडिया ऑफ म्यूटेशंस दिया, दैट इज लार्ज डिफरेंस राइजिंग सडनली इन द पॉपुलेशन। ही बिलीव दैट इट इज अ म्यूटेशन व्हिच कॉजेस, उन्होंने कहा कि म्यूटेशन ही है जो इवोल्यूशन को कॉज कर रहा है, ना कि छोटे छोटे वेरिएशंस जो डार्विन ने बताया। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस व्हाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूगो डिवराइज का evolution and Darwin's का variation. Okay, evolution for Darwin was gradual, while De Vries believed mutation causes speciation, hence called as saltation. Studies in population genetics later brought out population genetics जब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल उन्होंने का पढ़ाया, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तब थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या क्लियर हुआ। In a given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus. That means एक population में हम क्या find out कर सकते हैं, frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus. Is this frequency is supposed to remain fixed and even remain the same throughout the generation. That means ये जो frequency है, it remains same throughout the generation. तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ने एक algebraic equations को लिखवाया है, that is p square plus 2pq plus q square equal to 1. This principle says that allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation. जो allele की frequency है वो stable रहेगी और generation to generation भी stable रहेगी. That is a gene pool. Total genes and their alleles in a population remains constant. That means जो total genes हैं और उनके alleles एक population में बिल्कुल ही constant रहते हैं. This is called genetic equilibrium. Equilibrium मतलब बैलेंस बनाना, कंस्टेंट रहना। सम टोटल ऑफ ऑल द allele frequencies, that is individual frequencies, for example can be named pq। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है तो p and q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ allele, that is capital E and small a allele। दो allele में p और q क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। AA individuals in a population is simply p square. This is simply stated in another ways. The probability that an allele A with the frequency of p appear on both the chromosome of a diploid individual is simply the product of the probabilities. इसका मतलब क्या है कि जो allele A है वो फ्रीक्वेंसी p पे अपीयर होगा, क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स है। तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल है तो सिंपली क्या होगा, डिप्लॉयड दो है और हमारा क्या है, p क्या है, p प्रोबेबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी है p, जो अलील ए पे अपीयर हो रहे हैं तो डिप्लॉयड है तो p इंटू p स्क्वायर, सिंपल, सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज दैट इज p स्क्वायर। सिमिलरली ऑफ ए इज q स्क्वायर, क्योंकि दो अलील है तो q इंटू q स्क्वायर ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए क्या होगा 2pq। हेंस दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ p प्लस q स्क्वायर, p plus q square, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स p plus q whole square, it is p square plus 2pq plus 1 equal to p square plus 2pq plus q square equal to 1. So this is the basic algebra equation of class up
बहुत बेसिक छोटे क्लास में 7th 8th में पढ़ते हैं। तो व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड it differs from expected values, the difference indicates the extent of evolutionary change. That means जब फ्रीक्वेंसी मेजर किए इट डिफर्स, तो वे एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफर कर रहा है, तो द डिफरेंस इंडिकेट्स, जो डिफरेंस हमें मिला, that will indicates the evolutionary change, that is disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium, that is change of frequency of alleles in a population would then be interpreted as resulting in evolution. इसका मतलब अगर हमें जेनेटिक इक्विलिब्रियम में कोई भी डिस्टर्बेंस आया या हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में, ठीक है, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी की चेंज हुई अलील्स में एक पॉपुलेशन में, देन बी इंटरप्रेटेड, उसी इंटरप्रिटेशन से हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट इन इवोल्यूशन। दैट इज 5 फैक्टर्स, 5 फाइव फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। 5 फैक्टर क्या है, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसा कि मैंने कहा, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। When migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequencies change in the original as well as the new population. जब भी एक पूरा पॉपुलेशन दूसरी जगह पे जा रहा है, टू एंड पॉपुलेशन ऑकर्स, जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, चेंज हो गया इन द ओरिजिनल में भी और न्यू पॉपुलेशन में भी। दैट मीन्स न्यू जीन्स और alleles are added to the new population and these are lost from the old population. That means कुछ लोग सपोज दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो जो न्यू जीन्स alleles जो न्यू पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, these are और old population से lost हो रहे हैं, so there would be gene flow if this gene migration, that means जीन का फ्लो हो रहा है अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्लियर है, that means there would be a gene flow if this gene migration happens multiple times। अगर हम बहुत बार, काफी बार अपनी जगहों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से वहां जा रहे हैं, वहां स्टे कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा जीन माइग्रेशन हो रहा है multiple times। if the same change occurs by chance, it is called genetic drift। अगर same change हो रहा है by chance, तो इसको कहेंगे genetic drift। Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample population that they become a different species। मतलब कहने का मतलब ये है कि ओके, तो तो उन्होंने कहा कि genetic drift, sometimes the change in allele frequency is so different that in the new sample population that they become a different species। इसका मतलब सब कुछ, कभी कभी allele frequency में थोड़ा सा भी चेंज होता है न्यू सैंपल पॉपुलेशन में, तो दे विल बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर्स, और वो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी जो यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग की थी, that will become founders, and इसको हम क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट। Microbial experiments show that pre-existing advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotypes। That is, microbial experiment जब हमने लैब में देखा, हमने क्या पाया कि जो प्री एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे ऑर्गेनिजम्स, म्यूटेशंस जब हुआ, when selected will result in observation, that means new phenotype का ऑब्जर्वेशन होगा। कुछ जनरेशंस बाद हमें क्या मिला, this would result in speciation। that is, natural selection is a process in which heritable variation enabling better survival are enabled to reproduce a greater number of progeny। that means natural selection ये एक ऐसा process है जिसमें heritable variations enable कर रहे हैं हमारे जो हेरिडिटी ट्रेट्स हैं, दे एनेबल्ड बेटर सर्वाइवल, और बेटर सर्वाइवल जब हम करेंगे तभी हम रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और हम बहुत सारी प्रोजेनिस लेके इस दुनिया को जाएंगे। A critical analysis make us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift results in change frequency of genes and alleles in future generation। That means एक एनालिसिस हमें एक बिलीव करने पे मजबूर किया है कि जो वेरिएशन म्यूटेशन से हो रहा है या रिकम्बिनेशन, जीन रिकम्बिनेशन से जब गैमेटोजेनेसिस हो रही है, जब जीन्स मेल और फीमेल के मिल रहे हैं, ये जीन फ्लो हो रहा है, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रही है, यहाँ से वहाँ लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, है ना, जीन फ्लो हो रहा है, तो इट रिजल्ट्स इन द चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स और एलीज इन फ्यूचर जनरेशन। coupled to enhance reproductive success, natural selection makes it look like different population। जो कपल जो है एनहेंस कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सक्सेस चाहते हैं, प्रोजेनिस होना, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है एक, इट लुक्स लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन
जो स्टेबिलाईजेशन दे रहा है, इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। दैट मीन्स अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद कंक्लूजन यही है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो स्टेबलाइज कर रहा है, जहां तक ज्यादा इंडिविजुअल्स जो है अपने मेन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर कर सके, या डायरेक्शनल चेंज जैसे कि ज्यादा इंडिविजुअल्स जो है वैल्यू एक्वायर करे अदर देन द मेन कैरेक्टर वैल्यू, और डिसरप्शन ज्यादा इंडिविजुअल्स दे एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ द एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। डिसरप्शन का मतलब होता है ज्यादा इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी ग्राफ बताया है आपको, they acquire peripheral character, both the character at both the ends of the distribution curve। क्लियर है? तो ये सारे ग्राफ्स आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्शनल चेंज में, डिसरप्शन में, डिसरप्टिव कर्व है, और स्टेबिलाईजेशन, क्योंकि इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी आपका अबाउट द आज के क्लास के था। हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन और रिवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, रिवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स की, कैसे एक एनिमल्स और एक प्लांट्स जो है इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ह्यूमन का पढ़ने वाले हैं, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड हेंस वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू सून।